इसके पहले हम लोग आदर्श गैस तथा अनादर्श गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आदर्श गैस की परिभाषा बताया गया था कि ऐसी गैस है जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों का पालन करती हैं, उन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करे, मतलब गैसीय नियमों का पालन करे। तो यहाँ पर अगर गैसीय नियमों का पालन नहीं कर रही है, मतलब गैसीय नियमों के व्यवहार से या आदर्श व्यवहार से वो विचलन प्रदर्शित करती है। मतलब आदर्श व्यवहार का जैसा गुण होना चाहिए, मतलब गैसों का जो आदर्श व्यवहार होना चाहिए वैसा गुण न होकर उसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, जिसको विचलन कहते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। तो समान रूप से हम लोग जानते हैं कि गैसें जो हैं वो निम्न दाब तथा उच्च ताप पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं, अर्थात आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। परंतु इसके विपरीत हो जाने पर, मतलब दाब उच्च हो जाने पर और ताप निम्न होने पर, मतलब उच्च दाब और निम्न ताप पर जो गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती, मतलब उससे कुछ डिफरेंट, मतलब कुछ भिन्न गुण प्रदर्शित करती हैं, अर्थात आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। यह जो विचलन होता है, जो अंतर आता है, आदर्श व्यवहार जैसा गुण नहीं पाया जाता, और ये जो विचलन होता है उसको हम संपीड्यता कारक या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब आदर्श व्यवहार से विचलन कितना हो रहा है उसको हम, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आदर्श व्यवहार से जो विचलन हो रहा है उसको मापने की एक इकाई है जिसको कहते हैं संपीड्यता कारक, जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जेड बराबर हो जाता है PV बटे NRT। और अब हम लोग जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए जानते हैं कि PV बराबर, आदर्श गैस समीकरण हम लोग पढ़े हैं कि आदर्श गैस के लिए PV बराबर NRT होता है। अब समीकरण 1 में PV अगर NRT के बराबर हो जाए तो अगर NRT की जगह PV लिख दिया जाए, मतलब PV बराबर NRT है तो PV कट जाएगा, मतलब 1 आएगा। तो समीकरण 1 में अगर PV बराबर NRT रखा जाए तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं Z बराबर 1। मतलब वास्तविक गैसों के लिए Z का मान जो है वह 1 से भिन्न होता है। ये किसके लिए है? आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 होता है, लेकिन जो वास्तविक गैसें होती हैं उनके लिए Z का मान, जो संपीड्यता कारक है, उसका मान 1 से या तो कम होता है या तो 1 से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि PV बराबर NRT नहीं होता वास्तविक गैसों के लिए। तो फिर इसलिए लिखा है अतः वास्तविक गैस के लिए Z का मान 1 से कम या अधिक हो सकता है। अगर मान लीजिए जो गैसें हैं आदर्श गैस से अगर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं तो Z का मान जो है 1 से अधिक होगा, और अगर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं तो Z का जो मान होगा वो 1 से कम होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि जो आदर्श व्यवहार से विचलन होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है आपका दाब। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कम दाब पर जो गैसें होती हैं, वास्तविक गैसें होती हैं, वो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। लेकिन दाब अगर बढ़ा दिया जाए तो आदर्श व्यवहार से वो भिन्न गुण प्रदर्शित करती हैं, मतलब उससे विचलन प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर एक देखिए आरेख दिखाया गया है। 300 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दाब और Z, मतलब संपीड्यता कारक में एक यहाँ पर संबंध या आरेख दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संपीड्यता कारक को यहाँ पर इस एक्सिस पर और दाब को जो है इस एक्सिस पर जो है दिखाया गया है। यहाँ पर 0.50 ये आपका संपीड्यता कारक का मान दिखाया गया है, 1.5, और यहाँ पर दाब को जो है 200 वायुमंडलीय, 400, 600 और 800 वायुमंडलीय दाब दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये आपका हीलियम का और हाइड्रोजन का जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मान, कि जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है ये आपका Z का मान भी वो क्रमशः जो है धीरे धीरे वो बढ़ता है।
हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये लगातार जो है संपीड़ितता कारक का मान बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के लिए अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं संपीड़ितता कारक का मान, तो पहले जो यहाँ पर देखिए 1 से यहाँ पर मान क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर हम दाब को अगर हम बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन के लिए जो संपीड़ितता कारक का मान होगा या विचलन होगा वह कम होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक विचलन प्रदर्शित करता है, देखिए यहाँ पर अधिक विचलन प्रदर्शित करता है, और जो नाइट्रोजन है वो कम विचलन प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका दाब बढ़ता है आपका संपीड़ितता कारक का मान, या कह सकते हैं उसमें विचलन भी वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा है आपका ताप, मतलब संपीड़ितता कारक को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा ताप है कारक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर संपीड़ितता कारक जेड और दाब के बीच यहाँ पर ग्राफ खींचा गया है और अलग अलग टेम्परेचर पर दिखाया गया है कि जेड के मान में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर और किसके लिए है, नाइट्रोजन गैस के लिए यहाँ पर ये मान दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर जो विचलन है वो सबसे अधिक है किस टेम्परेचर पर, 200 केल्विन पर। 200 केल्विन पर देखिए यहाँ पर जो विचलन है वो सबसे अधिक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए 500 हुआ तो देखिए विचलन आपका और कम हो गया, और टेम्परेचर जब 1000 केल्विन हो गया तो और इसका जो आपका विचलन है वो और कम हो जाता है। मतलब निम्न ताप पर ये विचलन अधिक प्रदर्शित करता है, और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वो विचलन का मान जो है वो कम होता जाता है। तो इस प्रकार से संपीड़ितता कारक को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर 2 दिखाए गए हैं, एक दाब है और दूसरा आपका ताप है। एक और टॉपिक देख लेंगे गलनांक और क्वथनांक। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं, और क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक को हम कोई भी द्रव कब उबलता है, जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में क्वथनांक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो मतलब कि अगर जल के लिए देखा जाए तो जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए जल जो है उबलने लगता है। ठीक है, तो आज इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके हम लोग नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।